नमस्कार, दिल से दिल तक हेल्दी हार्ट टॉक शो पर आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ सुरभि तिवारी। दिल की बीमारियों से जीवन को होने वाले खतरे अब कोविड काल में ज्यादा बढ़ गए हैं और हाल के समय में काफी स्वस्थ लोगों में सडन हार्ट अटैक भी देखा गया है। दिल से दिल तक हेल्दी हार्ट टॉक शो हर भारतीय को हृदय रोगों के बारे में शिक्षित और सचेत करने की एक जन जागरूकता पहल है। आंकड़े बताते हैं कि भारतीय पश्चिमी देश के लोगों के मुकाबले 10 साल पहले ही हृदय रोग से ग्रसित हो जाते हैं। इसके अलावा भारत में हर 33 सेकंड में एक व्यक्ति की हार्ट अटैक की वजह से मृत्यु हो जाती है। इसलिए भारतीयों को हृदय रोग से बचाने एवं जागरूक करने के लिए देश के सम्मानित इंडियन मेडिकल फ्रेटर्निटी के साथ मिलकर दिल से दिल तक हेल्दी हार्ट टॉक शो अभियान की शुरुआत 2018 में की गई थी। दिल से दिल तक हेल्दी हार्ट टॉक शो को लाखों भारतीयों ने सराहा और हजारों भारतीय इस अभियान से जुड़े, जिसे देखते हुए हर रविवार को दोपहर 12:30 बजे जी हिंदुस्तान के मंच पर भारत के सुप्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ एकजुट होकर हमें हृदय रोगों के लक्षण, बचाव और हेल्दी हार्ट लाइफस्टाइल के बारे में चर्चा करेंगे। इस श्रृंखला में आज हमारे बीच देश के प्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ चंडीगढ़ स्टूडियो से डॉक्टर सुधीर सक्सेना और डॉक्टर विक्रम सिंह राणा हमारे साथ जुड़ रहे हैं और साथ ही हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ रहे हैं डॉक्टर पुनीत वर्मा, जो हमें हृदय रोग से बचाव तथा उनके उपचार के बारे में अधिक जानकारी देंगे और हार्ट हेल्दी लाइफस्टाइल के विभिन्न पहलुओं के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए अब चर्चा की ओर आगे बढ़ते हैं और सबसे पहला सवाल का जवाब हम जान लेते हैं डॉक्टर सुधीर सक्सेना जी से। डॉक्टर सुधीर, जिस तरीके से अभी हम देख रहे हैं कि भारत में हृदय रोग के कारण मृत्यु दर बढ़ती जा रही है, तो ऐसे में लोगों को जीवन शैली में बदलाव लाने की जरूरत है, लेकिन कोई भी इसका पालन नहीं करता। एक चिकित्सक के रूप में आप हमारे दर्शकों को किस तरीके का मार्गदर्शन देंगे? जैसे जैसे हमारी इकोनॉमिक इम्प्रूवमेंट हुआ है, जैसे जैसे लोगों की कमाई बढ़ी है, जैसे जैसे अर्बनाइजेशन ज़्यादा हुआ है, लोग अब शहरों में ज़्यादा काम कर रहे हैं, वाइट कॉलर काम ज़्यादा कर रहे हैं, वैसे वैसे जीवन शैली हमारी बद से बदतर होती जा रही है। पिछले 30 सालों के अंदर ये हमने देखा है और इसको चेंज करना बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि लोगों को बहुत आसान लगता है कि मेरे को कुछ प्रॉब्लम होगी मैं दवाई खा लूँगा, मुझे ये प्रॉब्लम होगी मैं दवाई खा लूँगा। कोई भी अपने शरीर के लिए आधा घंटा निकालना बहुत ही मुश्किल समझता है कि आधा घंटा मैं कोई व्यायाम करूं, कोई एक्सरसाइज करूं, कोई मेडिटेशन करूं, या फिर मैं जो खाना खा रहा हूं, जो जिस तरीके का खाना मैं कंज्यूम कर रहा हूं, जिसमें मेजॉरिटी लोग जंक फूड खाते हैं, जैसे पिज़्ज़ा, बर्गर, पास्ता, इस तरीके की चीज़ों का प्रचलन बहुत हो गया है, वो उसको चेंज करके अपने देसी स्टाइल का जो खाना हमारा घर का बनता था, जिसमें दाल होती थी, सब्ज़ी होती थी, रोटी होती थी, दही होता था, उसको लोग बाग भूलते जा रहे हैं। उसका कारण यही है कि एक तो लोग उसको अटैच करते हैं कि जो प्रॉस्पेरिटी है वो दिखनी चाहिए कि हम प्रॉस्पेरस हो गए हैं तो हम इस तरीके का खाना खा रहे हैं। दूसरा ये है एक्सरसाइज, हमारे पास टाइम नहीं है, व्यस्तता बहुत है, सारे दिन सुबह से लेकर शाम तक काम करना है, उसके बाद चाहे जो भी समय मिलता है वो टीवी देखना है या सोशल मीडिया पे इन्वेस्ट करना है। तो आपने जो सवाल किया है कि जीवन शैली को चेंज करने के लिए क्या किया जाना चाहिए, जीवन शैली को चेंज करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि आप पहले आइडेंटिफाई करें कि कोई प्रॉब्लम है। क्यों लोगों को इतनी यंग एज के ऊपर हार्ट अटैक्स आ रहे हैं, क्यों लोग रोज हार्ट डिजीज़ से पीड़ित हो रहे हैं। तो जो हमारा एज अ फिजिशियन, एज अ कार्डियोलॉजिस्ट हमारा जो फ़र्ज़ है वो ये है कि हम लोगों को इसके बारे में जागरूक करें और ये बताएं कि देखिए जीवन आपका जो है वो दवाइयों के सहारे नहीं निकलेगा, आपने अपना टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, मगर साथ में हमें ये भी बताना पड़ेगा कि जो आपकी ख़राब जीवन शैली है उसको अच्छा करने के लिए आपके पास अभी तक, अगर आपको हार्ट की डिजीज़ नहीं हुई है तो आपके पास वक्त है, आप कर सकते हैं। और जो उनको चेंजेस बताने पड़ेंगे वो हमको बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंजेस नहीं बताने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, किसी यंगस्टर को हार्ट डिजीज़ हो जाती है तो उसे जनरली ये कहा जाता है कि आप ये बॉइल्ड खाना खाइए, आप ये ऐसा खाना खाइए, वो नहीं खाएगा कभी भी। आपने जो चेंजेस उसको बताने हैं वो ऐसे बताने हैं जो ग्रेजुअल हों, जिसको कि वो सारी ज़िंदगी निभा सके। तो चलिए अब अगला सवाल हम डॉक्टर पुनीत वर्मा जी से ले लेते हैं। डॉक्टर पुनीत, जरा आपसे समझेंगे कि आप दिल के दौरे के कारण होने वाले दर्द और साथ ही
गैस्ट्रिक के परेशानी के कारण होने वाले दर्द में अंतर कैसे करते हैं? गैस्ट्रिक पेन जिसको हम कहते हैं वो पेट से, गॉल ब्लैडर से या पैंक्रियास के रीजन से लोगों में आ सकता है। ये दर्द अक्सर लोअर चेस्ट या अपर एब्डोमेन में होता है। सेंटर ऑफ द एब्डोमेन में बिल्कुल धुनी या धुनी के एरिया से थोड़ा ऊपर, थोड़ा सा बाएं या दाएं तरफ हो सकता है और अक्सर कई बार खाने से तुरंत प्रेसिपिटेट होता है। टिपिकली हार्ट का दर्द जो होता है जबाड़े के, लोअर जबाड़े जिसको कहते हैं, यहाँ तक रेडिएट कर सकता है। सो अक्सर जैसे हम कहते हैं कि यस, दोनों में डिफरेंशिएट करना कई बार मुश्किल होता है, तो जब भी इन डाउट हो आप इसको हमेशा दोनों पेन्स को डिफरेंशिएट करने के लिए पहले ये मान के चलें कि ये हार्ट का दर्द हो सकता है। बट इसमें हिस्ट्री भी इंपॉर्टेंट होती है कि पेशेंट को किस क्या सिचुएशंस थी जिसमें ये दर्द उठा पेशेंट के। क्या पेशेंट कोई फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व था या कोई ऐसा उसने खाना खाया पिया हुआ था जो तेज मिर्च मसालों वाला था या एक्सेसिवली फ्राइड फूड था। तो ये सब चीजें हिस्ट्री जब लें हम पेशेंट्स की, तो ये हेल्प करती है हमें डिफरेंशिएट करने में कि दर्द पेट का हो सकता है या हार्ट का हो सकता है। डॉक्टर विक्रम, देखिए, हार्ट ब्लॉकेज के लक्षण क्या है और क्या कोई नियमित परीक्षण है जो कि अवरुद्ध धमनी का निदान करने के लिए किया जा सकता है? हार्ट ब्लॉकेज को हम साइंटिफिक टर्म में कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़ कहते हैं। इसके कई तरह के सिम्टम्स होते हैं। सबसे कॉमन सिम्टम और इम्पॉर्टेंट सिम्टम है चलने फिरने में सीने में जकड़न महसूस करना। जब भी किसी व्यक्ति को इस टाइप का सिम्टम हो तो उसे हम सस्पेक्ट करते हैं कि इस व्यक्ति को हार्ट ब्लॉकेज की प्रॉब्लम है। इसके अलावा और भी सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि चलने फिरने में सांस फूलना, एकदम चक्कर आना। कई व्यक्तियों को हार्ट बीट महसूस होती है। यूजुअली हमें अपनी हार्ट बीट महसूस नहीं होती है, लेकिन जब भी किसी व्यक्ति को अपनी हार्ट बीट महसूस होती है उसे हम पैल्पिटेशन कहते हैं। ये भी एक हार्ट ब्लॉकेजेस का साइन है। जब ये हार्ट ब्लॉकेजेस किसी कारणवश इसमें रप्चर हो जाता है, जिसे हम प्लाक रप्चर कहते हैं, तो हार्ट की नस में सडनली क्लॉट बन जाता है और उससे जो एरिया जिस वेसल में ब्लॉकेज होती है उसके जो आगे वाला एरिया उसमें ब्लड सप्लाई एकदम कम हो जाती है और व्यक्ति को हार्ट अटैक हो जाता है। दूसरा सवाल आपने पूछा है कि इन हार्ट ब्लॉकेज को हम कैसे डायग्नोज करते हैं। आजकल बहुत सारी इन्वेस्टिगेशंस हैं जो हम कर सकते हैं हार्ट ब्लॉकेजेस को डायग्नोज करने के लिए। कुछ आउटडोर इन्वेस्टिगेशंस हैं, जिस आउटडोर इन्वेस्टिगेशन का मतलब होता है जो हॉस्पिटल में एडमिट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जिसमें ईसीजी, एकोकार्डियोग्राफी, ट्रेडमिल टेस्ट, स्ट्रेस एकोकार्डियोग्राफी या थेलियम जैसे इन्वेस्टिगेशंस हैं जो हार्ट ब्लॉकेजेस के बारे में हमें ये बता सकते हैं कि इस व्यक्ति को हार्ट ब्लॉकेजेस है। जो व्यक्ति 60 या 70 साल के या 50 साल से ज़्यादा हैं, जिनमें हमें स्ट्रॉन्ग सस्पिशन है कि इनको हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, हार्ट की ब्लॉकेज हो सकती है, उनको हम प्रेफरेबली कन्वेंशनल एंजियोग्राफी करते हैं, जो कि एक डे केयर प्रोसीजर है। उसके लिए पेशेंट को एडमिट होना पड़ता है। डॉक्टर सुधीर सक्सेना जी, एक बार फिर से मैं आपके पास जरा आना चाहूँगी और समझना चाहूँगी कि मान लीजिए एक मरीज कैसे जान सकता है कि उसका हृदय स्वस्थ है या नहीं। जैसे कि अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि आप चलते हैं, आपको सांस चढ़ता है, अगर वो एक बहुत बड़ा लक्षण है कि आपको हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। तो कई लोग क्या करते हैं कि जब उनको चलने पे सांस चढ़ता है तो वो अपना चलना कम कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ कि सपोज़ मेरे को 2 फ्लोर जाने के बाद, सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद मुझे सांस चढ़ता है, तो मैं क्या करूँगा, 2 फ्लोर जाऊँगा ही नहीं, मैं 1 फ्लोर जाऊँगा फिर रुक जाऊँगा। तो इससे मेरे सिम्टम्स मास्क हो जाते हैं। तो इस वजह से ज़रूरी है कि आप अपने सिम्टम्स को नज़रअंदाज ना करें। एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो सिम्टम हार्ट डिजीज़ में नज़रअंदाज हो जाता है, न केवल मरीज़ों द्वारा बल्कि कई बार डॉक्टर्स के द्वारा भी, वो होता है डिस्पेप्सिया का सिम्टम, जिसको कहते हैं हम। गैस बहुत ज़्यादा बनती है जिन पेशेंट्स को, खाना खाते हैं बहुत गैस बन रही है, मेरे तो छाती के अंदर गैस भर गई है, वो एक सिम्टम होता है जो अमूमन हार्ट पेशेंट्स को होता है। तीसरी चीज़ जो है वो ये है कि अपनी एक्सरसाइज कैपेसिटी अगर आपकी कम हो गई है, फॉर एग्जांपल पहले आप जो है 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर बगैर किसी तकलीफ के चल सकते थे,
अब आप देखते हैं कि अब आप थोड़ी दूर चलते हैं आपको सांस चढ़ जाता है या आपको कुछ जकड़न सी आ जाती है छाती के अंदर। तो ये सारे सिम्टम्स हैं जो दर्शाते हैं कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग विद योर हार्ट, और जिसकी वजह से आपको ज़रूरी है कि आप किसी कार्डियोलॉजिस्ट या फिजिशियन को इमीडिएटली कॉन्टैक्ट करें और दिखाएं। डॉक्टर पुनीत वर्मा जी, क्या एक पूरी तरह से स्वस्थ व्यक्ति को भी दिल का दौरा पड़ सकता है? तो इसका आंसर यकीनन यस है। जिन लोगों में ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज, मोटापापन जैसे रिस्क फैक्टर्स नहीं होते, उनमें भी देखा गया है कि दिल का दौरा पड़ सकता है। हालांकि कॉमन इतना नहीं है, बट फिर भी सर्टनली आजकल के दौर में जब लोगों पे तनाव, स्ट्रेस लाइफ में इतने बढ़ रहे हैं, तो ये देखा गया है कि जिन लोगों में कन्वेंशनल रिस्क फैक्टर्स हार्ट डिजीज के नहीं भी होते, उनमें भी 90% कंडीशंस में देखा गया था कि in the absence of conventional risk factors, that means नॉर्मल रिस्क फैक्टर्स ना होने के बावजूद भी हार्ट अटैक के लोगों में ये प्रॉब्लम आई थी। एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्टडी आई थी आज से कोई 10 साल पहले, जिसको इंटर हार्ट स्टडी कहते हैं। इंटर हार्ट स्टडी एक विश्व प्रसिद्ध स्टडी है, जिनमें सारी दुनिया के पेशेंट्स में देखा गया था कि अगर आप में हार्ट डिजीज के कन्वेंशनल रिस्क फैक्टर्स नहीं भी हैं, कन्वेंशनल रिस्क फैक्टर्स हम जनरली मानते हैं कि आपकी उम्र 40 साल से ज्यादा होना, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज, स्मोकिंग, ये आप में रिस्क फैक्टर्स अगर नहीं भी हैं, तो भी इनमें देखा गया था कि 90% लोगों में एक स्ट्रेस एकमात्र फैक्टर था, चाहे वो प्रोफेशनल स्ट्रेस हो, फाइनेंशियल स्ट्रेस हो, घरेलू स्ट्रेस हो। तो ये देखा गया था कि लोगों में एक स्ट्रेस एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिससे लोगों को ये प्रॉब्लम आ सकती है। डॉक्टर विक्रम, जरा मैं आपसे भी एक सवाल का जवाब मैं जानना चाहूंगी, क्योंकि देखिए, क्या हमारे शरीर हमें दिल का दौरा पड़ने से पहले संकेत दे सकते हैं? जी हाँ, इसका आंसर मैं हाँ बोलूँगा। कई सिम्टम्स ऐसे होते हैं जिनको हम बोल सकते हैं कि ये वार्निंग साइंस हैं। जैसे कि बहुत सारे लोग हमारे पास ये कंप्लेंट लेके आते हैं कि मुझे पेट में जलन हो रहा है, या अच्छा नहीं लग रहा है, या ठंडा पसीना आता है। जब भी इस टाइप के सिम्टम्स होते हैं तो हमें उनको थॉरोली इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। ये हार्ट अटैक से पहले के संकेत हो सकते हैं। पर्टिकुलरली वो पेशेंट्स जो हाई रिस्क पेशेंट्स हैं, हाई रिस्क पेशेंट्स जिनको काफ़ी देर से अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ हो, अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन हो, या किडनी डिजीज़ से पीड़ित होते हैं, उन पेशेंट्स में हमें हार्ट अटैक के टिपिकल सिम्टम्स जो मैंने पहले क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया वो नहीं पाए जाते हैं। सो अगर वो उस टाइप के मरीज़ हमारे पास ये सिम्टम्स लेके आते हैं तो हमें थॉरोली इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। उनको एक सीरियस हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। डॉक्टर सुधीर सक्सेना जी, एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी के बीच में अंतर क्या है? और साथ ही एक मिथ के तौर पर इसे देखा जाता है, कहा जाता है कि अगर किसी पेशेंट ने एंजियोग्राफी करवाई है तो उन्हें एंजियोप्लास्टी भी करवाना पड़ता है। क्या ये सच है? देखिए, पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी में फ़र्क क्या है। जैसा आपने पूछा, एंजियोग्राफी केवल एक टेस्ट होता है। एंजियोग्राफी एक एक्सरे मान लीजिए आप हार्ट की आर्टरीज़ का या धमनियों का, जिससे हमें ये पता चलता है कि हार्ट की जो 3 आर्टरीज़ होती हैं उसमें से कितनी आर्टरीज़ ब्लॉक्ड हैं, वो आर्टरीज़ कितनी जगह पे ब्लॉक्ड हैं, और आगे उसका क्या ट्रीटमेंट करना है। जो एंजियोप्लास्टी प्रोसीजर होता है, प्लास्टी का मतलब होता है उसको ठीक करना, उस आर्टरी को। तो किसी आर्टरी में या धमनी में ब्लॉकेज है तो उसको बलून से खोल के उसमें एक स्टेंट जो है वो फिट किया जाता है। इस प्रोसीजर को एंजियोप्लास्टी प्रोसीजर कहते हैं, और ये एक ट्रीटमेंट का तरीका होता है। अब 3 तरीके के ट्रीटमेंट्स संभव है एंजियोग्राफी करने के बाद। एक, अगर बहुत ज़्यादा डिजीज़ नहीं है या बहुत सीवियर डिजीज़ है, कई बार नाड़ियाँ बहुत छोटी हो जाती हैं, बहुत सिकुड़ जाती हैं, तो पेशेंट को केवल हम जो है दवाइयों पे रखते हैं। इसको मेडिकल मैनेजमेंट कहते हैं। दूसरा ग्रुप ऐसा होता है जिसमें पेशेंट के मल्टीपल ब्लॉक्स हैं, हर एक आर्टरी में मल्टीपल ब्लॉक्स हैं, और उसमें से कुछ ब्लॉक्स ऐसे हैं जो कि टोटल ब्लॉक्स कहलाते हैं। ऐसे पेशेंट्स को हम कहते हैं कि आप बाईपास सर्जरी करा लीजिए। एंजियोग्राफी के बाद आप बाईपास सर्जरी के लिए चले जाइए और वो करवा लीजिए। एक तीसरा पेशेंट ग्रुप होता है जो बीच में पड़ता है दोनों के, जिसमें
कपल ऑफ ब्लॉक्स होते हैं, जैसे मान लीजिए 3 या 4 ब्लॉक्स हैं 2-3 आर्टरीज के अंदर उनके, जिसको कि खोला जा सकता है स्टेंटिंग के द्वारा। ऐसे पेशेंट्स को हम उस समय एंजियोप्लास्टी करने की सलाह देते हैं, क्योंकि जो एंजियोग्राफी करने का तरीका है वही एंजियोप्लास्टी करने का तरीका है। उसमें पेशेंट का कंफर्ट लेवल बहुत होता है, पेशेंट को दोबारा से तैयार नहीं करना पड़ता, दोबारा एडमिट नहीं करना पड़ता पेशेंट को, और दोबारा जो हमको आर्टीरियल पंचर दोबारा नहीं लेना पड़ता है। इसलिए जी ये जो आपने कहा ये सच में सही बात है कि मिथ है ये कि अगर एंजियोग्राफी होगी तो स्टेंट डलेगा ही डलेगा। नहीं, बहुत से पेशेंट्स को हम दवाई पर रखते हैं, बहुत से पेशेंट्स को हम बाईपास के लिए भेज देते हैं, और जिनके हम स्टेंट डालते भी हैं उनको हम ये बता देते हैं कि ये आपकी सहूलियत है, आप अगर इसी वक्त डलवाना चाहें तो आप डलवा सकते हैं, अगर आप बाद में डलवाना चाहें तो डलवा सकते हैं बाद में। ठीक है। अच्छा डॉक्टर सुधीर सक्सेना जी, आपसे एक छोटा सा मैसेज हम अपने दर्शकों के लिए चाहेंगे कि आप कैसे हमारे दर्शकों को समझाएंगे कि अपने हार्ट को हेल्दी कैसे रख सकते हैं। तो ये मैसेज मैं पर्टिकुलरली यंगस्टर्स को देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा पीड़ित हो जाता हूँ जब मैं ये देखता हूँ कि कोई 30 साल का लड़का, कोई 40 साल का व्यक्ति एक मैसिव हार्ट अटैक के साथ आ रहा है। तो मुझे ये दुख होता है कि जहाँ एक तरफ हमारा कंट्री इतना आगे बढ़ रहा है, वहीं यंगस्टर्स जो हैं वो हार्ट डिजीज़ के शिकार हो रहे हैं। आप रोज़ अखबार में पढ़ते हैं कोई सेलिब्रिटी जो 30 साल का था, कोई 50 साल का था, कोई 45 साल का था, उसको हार्ट अटैक हुआ और उसकी मृत्यु हो गई। तो मैं ये कहना चाहूँगा ख़ास तौर पे यंगस्टर्स को कि अपना ध्यान बहुत रखना ज़रूरी है। आपको स्मोकिंग नहीं करिए, जंक फूड से जितना परहेज कर सकते हैं उतना करिए, पार्टी करिए, खुश रहिए, मगर अपने शरीर का ध्यान जरूर रखिए। आधा घंटा अपने शरीर के लिए ज़रूर निकालिए, व्यायाम करिए। और व्यायाम बहुत सिंपल है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने किसी जिम को ज्वाइन करना है। आप सिंपल रनिंग, जॉगिंग, वॉकिंग, ये साइकिलिंग या स्विमिंग, इनमें से कोई भी चूज़ कर लीजिए। आपने केवल आधा घंटा रोज़ निकाल के करना है, वो भी हफ्ते में 4 दिन 5 दिन, इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है आपको। स्ट्रेस फ्री रहिए। स्ट्रेस फ्री रहने का एक बहुत जो तरीका है वो आपको अपनाना पड़ेगा। उसमें चाहे आपके सोने का टाइम हो कि आप सही समय पे सोएं, सही समय पे जगें, थोड़ा मेडिटेशन में पार्ट करें, या कोई अगर आपके पास लाफ्टर क्लब है तो लाफ्टर क्लब ज्वाइन करें। डू समथिंग विच गिव्स यू रिलैक्सेशन। हैव अ हॉबी, मे बी यू कैन रीड, आप पढ़ सकते हैं। आप कोई और हॉबी ले सकते हैं, जिस तरीके की प्रोबेबली एक फोटोग्राफी ले सकते हैं, या पेंटिंग ले सकते हैं, या कुछ भी ले सकते हैं। बहुत सारी हॉबीज़ हैं जो कर सकते हैं आप। तो अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखिए। अपना हार्ट चेकअप 40 साल के बाद जरूर कराएं, हर दो साल में एक बार। अपने कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट कराएं, अपना ट्रेडमिल टेस्ट जरूर कराएं। डॉक्टर पुनीत वर्मा, आपका क्या संदेश रहेगा हमारे दर्शकों के लिए? अपने कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ को स्वस्थ रखने के लिए मेरे ख्याल से बहुत जरूरी है कि हम एक वर्क लाइफ बैलेंस बना के रखें। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि जितना टाइम हम अपने काम को देते हैं उसमें से एक प्रोपोर्शन ऑफ टाइम हम जरूर अपने लाइफ में से निकालें, जिसको हम कहते हैं कम से कम 45 मिनट्स टू 1 आवर वी मस्ट गिव टू आवर बॉडी। हमें ये ध्यान रखना है कि 1 घंटा हम डेली एक तरह का एक शारीरिक एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज प्रोग्राम में अपने को इन्वॉल्व करें, चाहे वो 45 से 50 मिनट या 1 घंटे की सैर हो, ब्रिस्क वॉकिंग हो, कोई एक आउटडोर गेम हो। जो जिन लोगों के पास सुविधाएं हैं आउटडोर गेम्स खेलने की, स्विमिंग करने की, बाईसाइकिलिंग करने की, तो ये सब इम्पोर्टेंट एक्सरसाइजेज होती हैं जो ऑन ए रेगुलर बेसिस हमें करनी चाहिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं बताना चाहता हूँ, जो अक्सर आजकल हम लोगों के वर्किंग लाइफस्टाइल के हिसाब से, वर्किंग आवर्स के हिसाब से हम लोगों की स्लीप डिप्राइव हो जाते हैं हम लोग। तो इट इज इम्पोर्टेंट कि डेली हमारी जो स्लीप ड्यूरेशन है, रात को सोने का जो टाइम है, वो नियमित रूप से एक तरह से फिक्स हो और हम मिनिमम 6 से 8 घंटे की स्लीप डेली लें। डॉक्टर विक्रम सिंह राणा, आपकी ओर से हमारे दर्शकों के लिए एक छोटा सा संदेश। अक्सर हमारे पास पेरेंट अपने बच्चों को लेके आते हैं और उनकी कंप्लेंट होती है कि हमारा बच्चा नीला पड़ता है, दूध पीते पीते से ज़्यादा पसीना आता है, इसकी ग्रोथ बाकी बच्चों के मुकाबले में कम है, इसका पढ़ाई में इंटरेस्ट कम है। और ये सब चीज़ें जब हमारे पास ये कंप्लेंट्स आती हैं
तो हमें कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ की तरफ सोचना चाहिए। इसको डायग्नोज करने के लिए सबसे जो इजीली अवेलेबल मॉडलिटीज़, इन्वेस्टिगेशन मॉडलिटीज़ हैं, जैसे कि ईसीजी, चेस्ट एक्सरे या एकोकार्डियोग्राफी। एकोकार्डियोग्राफी से 90% टाइम्स हमें कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ को डायग्नोज करने में मदद होती है। उसके अलावा सीटी स्कैन या कार्डियक एमआरआई ऐसी मॉडलिटीज़ हैं जो हम आउटडोर बेसिस पे कर सकते हैं और कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ के बारे में हमें मैक्सिमम से मैक्सिमम जानकारी मिलती है। इसका ट्रीटमेंट कुछ, इसमें कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ ऐसी बीमारी है जिसमें अगर हम टाइमली डायग्नोज करें और टाइमली डायग्नोज करके इसका ट्रीटमेंट किया जाए तो बच्चे की पूरी लाइफ एक पूरी लाइफ नॉर्मल जी सकता है। इन बीमारियों के कई तरह के इलाज होते हैं। आजकल हमारे पास डिवाइस बेस्ड थेरेपीज़ होती हैं जिससे बगैर छाती खोले ही हम कई तरह के बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। जब भी किसी पेरेंट्स को ऐसी सिम्टम्स अपने बच्चों में लगते हैं तो उसे तुरंत डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए ताकि अर्ली से अर्ली इन बीमारियों का पता चले और टाइमली इलाज हो जाए। तो हृदय को स्वस्थ कैसे रखा जाए, इस पर आज हमारे दर्शकों के साथ महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए सभी डॉक्टरों का बहुत धन्यवाद। हमें यकीन है कि हमारे दर्शकों को महत्वपूर्ण जानकारी मिली है और आप सभी के द्वारा दी गई जानकारी को हमारे दर्शक पालन भी करेंगे। अधिक जानकारी के लिए लॉगिन करना ना भूलें फेसबुक पेज दिल से दिल तक हेल्दी हार्ट पर। आप सभी दिल से दिल तक हेल्दी हार्ट अभियान से यूट्यूब, इंस्टाग्राम और ट्विटर के माध्यम से जुड़ सकते हैं। लॉगिन करना ना भूलें।